नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश नाइकवाड़ी, मार्केटिंग हेड ऑफ दीवा डिवीजन, जेबी केमिकल की तरफ से आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के कारण स्वागत करता हूँ। आप तो जानते हैं कि ये हमारा प्रयास है जो ड्रेसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसके थ्रू हम आपको बेसिक ड्रेसिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून यहाँ से लेकर जो भी अभी तक रिसेंट एडवांसमेंट आई है, वो आपकी ओर पहुँचाना चाहते हैं। और आप तो जानते हैं कि इसके लिए हमें जिस रिनाउन स्पेशलिस्ट को हमने रोपिंग किया है, उनका नाम है डॉक्टर मिलिंद रुके। और डॉक्टर मिलिंद रुके एक रिनाउन सर्जन है जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने वुंड मैनेजमेंट में स्पेशल कोर्स किया है टेक्सास से। और इसी कारण हमने ये सोचा कि अ, ऐसे ऊन स्पेशलिस्ट के थ्रू हम आपको ऊन के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में सभी तरह की जानकारी आपके ओर पहुंचाई जाए, ताकि इस प्रोग्राम के थ्रू आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए। तो जेबी केमिकल एक, एक अकेली कंपनी है इस इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में जो ये प्रयास चालू किया है, जिसके थ्रू हम ड्रेसर्स को थ्रू दिस प्रोग्राम एक वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग में, उनके नॉलेज में, और वो भी थ्रू रिनाउंड वुंड स्पेशलिस्ट अक्रॉस इंडिया, डॉक्टर मोमिन रुकन। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको आज के जो टॉपिक है, जो वुंड मैनेजमेंट और उसमें डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग्स कैसी होती है, इसके साथ हम आपको ये भी बताएँगे कि इस वुंड मैनेजमेंट के दौरान क्या-क्या हाइजीनिक प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। ये 2 टॉपिक हम आज के इस विशेष भाग में आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं आपको सभी को निवेदन करता हूँ कि आप ये दोनों पार्ट अ, देखिए और हमें आपको फीडबैक बताइए कि आपको ये जो हमारा प्रयास है, वो कैसा लगा, और हम फ्यूचर में भी ऐसे प्रयास जारी रखें। तो मैं डॉक्टर मिलिंद रुपे सर को ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ। अब ये जब आपको मालूम है, जख्म के बारे में मालूम हो चुका है, तो दूसरा चीज़ जो हम आगे आपको बताने जाएंगे वो है, तो हम अभी देखेंगे कि ड्रेसिंग के क्या क्या चीज़ें हम या क्या उपलब्धियां हैं ड्रेसिंग करने के लिए, वो हम देखेंगे अभी कि ड्रेसिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है। तो जो भी चीज़ जख्म में खराब है, टिश्यू खराब है, पस है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर उसका फिर से जख्म में इन्फेक्शन नहीं हो तो क्या करना चाहिए, स्किन बाजू का जो है उसको कैसे संभाले, वो स्किन खराब नहीं होना चाहिए। हम ड्रेसिंग किसी भी तरह से करेंगे, बाजू की स्किन खराब हो जाएगी तो ड्रेसिंग तो जख्म बढ़ जाएगी। लालपन जो है, स्वेलिंग जो है वो कम होना चाहिए, दर्द कम होना चाहिए, जख्म हील होना शुरू होना चाहिए, क्लोज होना शुरू होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। तो कभी भी कोई जख्म होते ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। जैसे कोई भी जख्म हो गई, लग गया, ताबड़तोड़ उसको क्लीन करो, ड्रेसिंग करो, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। बेस्ट ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग का जो उद्देश्य है, कौन सा ड्रेसिंग आप सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट ड्रेसिंग हो। तो ऐसी ड्रेसिंग, अगर आपके ड्रेसिंग, आपके जख्म में पस है या ड्रेसिंग में कुछ पानी आ रहा है, तो उसको शोषण करने की उस ड्रेसिंग में होना चाहिए कुछ, जैसे कि फोम ड्रेसिंग होती है। जैसे कि अभी ये फोम ड्रेसिंग है, ये शोषण करती है एक्सुडेट की। इसके साथ अगर एंटीबायोटिक हो और वो पेशेंट के जख्म को ऑक्लूड करता हो, तो ये ऐसे भी फोम ड्रेसिंग है।
और उसमें अगर एंटीबायोटिक होगा तो इस तरीके की ड्रेसिंग भी है जो ना कि एक्सुडेट को ऑब्जॉर्व करते हैं लेकिन वो मॉइस्चर भी देते हैं और ऑक्लूजन भी देते हैं। तो इस तरह की ड्रेसिंग्स और फोम अवेलेबल है जो मेंटेन करते हैं मॉइस्चर को, इन्फेक्शन जो है वो वापस होने नहीं देते है तो उसको निकालने की मदद करते हैं। अब ये मॉइस्चर क्या है? हमको पहले ये बोला जाता था कि अगर जख्म में कुछ बाष्पीकरण हो या मॉइस्ट हो, थोड़ा गीलापन हो तो वो डेंजरस है, जख्म खराब हो जाएगी। अभी जो समझ रहे हैं हम उसमें ऐसा है कि थोड़ा गीलापन जरूरी है ताकि उसका जख्म लाल होने लगे, उसका ब्लड सप्लाई अच्छा होने लगे, ड्रेसिंग निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो और जख्म हील होने में उसकी मदद होती है। तो और ड्रेसिंग का और एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो बाजू के टिश्यू में वो लीक नहीं हो, उसके लिए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ऑक्लूसिव ड्रेसिंग है कि ये स्टिक हो जाएगा उसकी सराउंडिंग टिश्यू के लिए और इसमें पूरा वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा एक्सुडेट और लीक नहीं होगा बाहर। तो इस तरह की ड्रेसिंग भी अवेलेबल है। तो कौन सा ड्रेसिंग आप यूज करेंगे जो पेन कम करे, जो आराम से लगा सकते हैं जख्म के ऊपर, उसको आराम से निकाल सकते हैं ताकि वो हानिकारक नहीं हो, जो बदबू आती है जख्म की उसको भी वो कंट्रोल करे ताकि पेशेंट जब ड्रेसिंग करके घर जाए तो उसको तकलीफ नहीं हो और उसको इजीली यूज कर सके और वो कम खर्चीला हो। दो टाइप के ड्रेसिंग में एक प्राइमरी ड्रेसिंग होता है जो पहला जख्म को ऊपर लगाया जाता है, जैसे गॉज पीस है या वैसलिन गॉज है और ऑइंटमेंट है, इसको हम लोग प्राइमरी ड्रेसिंग बोलते हैं। और उसके ऊपर जो गैमजी पैड या गैमजी रोल या क्रेप बैंडेज लगाते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी ड्रेसिंग बोलते हैं। दो चार तरह के ड्रेसिंग्स हैं। एक जो उसको चिपकता नहीं है जख्म को, तो वैसलिन गॉज या टूले नाम के ड्रेसिंग आते हैं जो जख्म को चिपकेंगे नहीं। दूसरे हैं जो कुछ एक्सुडेट है यानी कुछ पानी आ रहा है तो उसको शोषण कर सकते हैं, ऐसे फोम रहते हैं। और जैसे मैंने बताया ऑक्लूसिव ड्रेसिंग जो इस तरह से होते हैं, जो इसकी स्टिकिंग जब आप देखेंगे तो ये चिपक जाएगी और इसको वो ऑब्जर्व करेगा। फिर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग मैंने बता दिया। फिर ड्रेसिंग जिसमें क्रीम, ऑइंटमेंट और तरह तरह के सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं हम लोग ड्रेसिंग के लिए। अभी ऐसे ड्रेसिंग से जो चिपकते नहीं है वो डायरेक्ट हम वुंड पे लगा सकते हैं, उसको आराम से लगा कर उसको निकाल भी सकते हैं। जो हमने अभी बात की उसमें हमने टूले बोलते हैं जिसमें हम पैराफिन लगा के पैरा टूले बोलते हैं, या वैसलिन लगा के वैसलिन गॉज, और कमर्शियली भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। दूसरे है एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग जो मैंने अभी बताया आपको, ये पस या एक्सुडेट को ऑब्जॉर्ब करता है। इसको ड्राई वुंड पे यूज नहीं करना, इसको फोम ड्रेसिंग बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये फोम है, फोम ड्रेसिंग। फिर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग जो मैंने थोड़े टाइम पहले बताया, एक तो ऐसे ऐसे भी होता है वो जो ऑक्लूड करता है, फिर इस तरह से भी होता है जिसमें एंटीबायोटिक नहीं लगा हुआ है, प्लेन फोम ड्रेसिंग ऑक्लूसिव ड्रेसिंग भी होता है। अल्जीनेट नाम का ड्रेसिंग है तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हाइड्रोकोलर ड्रेसिंग है जिसमें पानी की मात्रा 90% से ज्यादा हो और वो मॉइस्चराइजिंग करता है, वाटर प्रूफिंग करता है। उसको भी हम ड्राई वुंड पे या बहुत ज्यादा एक्सुडेटिव वुंड पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर फिल्म हम लोग यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट का वुंड बहुत ज्यादा एक्सुडेट नहीं है तो ऐसे फिल्म भी हम लोग लगा सकते हैं सिर्फ वुंड के ऊपर। और ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग लगा सकते हैं और पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये क्लीन वुंड पे लगाया जाता है ताकि वो हील हो जाए। लेकिन ये लो एक्सुडेटिंग है, नहीं इसमें पस और
एक्सुरेट पानी की मात्रा अगर ज़्यादा आ रही है वूंड में से, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। इसको ड्राई ड्रेसिंग या पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजेल्स है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, वो आप देख रहे हैं, उसको हम लोग हीलिंग वुंड पे लगा सकते हैं, वो जेल फॉर्म में भी आता है। फिर अल्जीनेट नाम का एक खास ड्रेसिंग है जो सिल्वर अल्जीनेट होता है या कैल्शियम अल्जीनेट होता है, जो सीवीड, समुद्र में सीवीड होते हैं वहां से बनता है, वो भी ऑब्जॉर्ब करता है, इन्फेक्शन ऑब्जॉर्ब करता है, स्लव ऑब्जॉर्ब करता है। मॉडरेट से हेवी एक्सुडेट के ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्राई वुंड पे नहीं यूज कर सकते। फिर ऑइंटमेंट्स है, जैसे एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स है, जैसे हमने अभी ऑइंटमेंट्स कौन सा यूज करने का, हर टाइम हमारे दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि बाबा क्लीन कैसे करने का वुंड को, ऑइंटमेंट कैसे करने का। तो क्लीन करने के लिए कमर्शियली बहुत चीजें अभी आई है जो जख्म को बगैर डैमेज किए हम यूज कर सकते हैं। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि सबसे सस्ता और अच्छा क्लीनिजिंग एजेंट इज सलाइन। सलाइन से आप क्लीन कर सकते हैं। अब क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद हम लोग ऑइंटमेंट कौन सा यूज करें, तो पहले तो हम लोग पोविडोन ऑइंटमेंट यूज कर सकते थे। तो ट्रोमेटिक वुंड में थोड़ा पोविडोन ऑइंटमेंट आप यूज करेंगे ठीक है, लेकिन क्रॉनिक वुंड में यूज करना, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी, वो जख्म जो जिसमें सेल्स ठीक हो रहे, हेल्दी सेल्स आ रहे, उसको मार सकता है, क्योंकि प्रोविडोन आयोडीन में बहुत कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब क्रॉनिक वुंड में या डायबिटिक वुंड में यूज नहीं करना है। तरह तरह के ऑइंटमेंट, पॉलीमिक्सिन बी, नियोमाइसिन सिल्वर लोग यूज कर रहे हैं। फिर डिस्लफिंग के लिए कोलाजिनेस, पैपेन यूरिया यूज कर रहे हैं। सबसे अच्छा ऑइंटमेंट इसमें का कौन सा है, तो देखिए एक्यूट वुंड में थोड़ी बहुत हम कोई भी ऑइंटमेंट अगर कुछ अवेलेबल भी नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं इसमें का कोई भी ऑइंटमेंट। लेकिन जो वुंड ठीक नहीं हो रहा है या थोड़ा इन्फेक्टेड है या डायबिटिक वुंड है, उसमें स्टराइल हनी जैसा चीज होना बहुत जरूरी है, लेकिन हनी स्टराइल मिलता नहीं है। अभी हाल ही में कुछ कैडॉक्सिमर आयोडीन नाम का चीज मैंने यूज किया था, तो इसमें तो सब प्रॉपर्टीज है, यानी आप उसमें लगाओ, वो 48 से 72 आवर्स, 72 तास तक उसका एक्शन रहता है। उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पानी को जो जख्म का पानी है उसको शोषने की ताकत रखता है। फिर वो ऑइंटमेंट का कलर चेंज हो जाता है, 48 घंटे में उसको आप निकाल सकते हैं आराम से। उसको आपको प्राइमरी ड्रेसिंग नहीं लगानी पड़ती है, ऐसे कि वेट टू ड्राई ड्रेसिंग हो, क्योंकि अगर गॉस पीस भी लगाएंगे तो भी निकालने में बहुत आसानी होती है, और ये इन्फेक्शन भी निकालने की क्वालिटी रखता है। तो ये कैडॉक्सिमर आयोडीन का उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत लाभदायी है हर जख्मों के लिए। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के ऑइंटमेंट्स बाज़ार में हैं। आपको सोच के समझ के कौन से जख्म को क्या यूज़ करना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है एज ए ड्रेसर। क्योंकि ड्रेसर जो है वो अगर सर्जन उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो वो जख्म को ठीक करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और आपको ये बात की समझ हो तो ये पेशेंट के लिए बहुत लाभदायी हो सकती है, और जो हम बता रहे हैं या आपको अगर समझ में आ गया तो आपके लिए भी लाभदायी हो सकती है, क्योंकि आप एक अच्छे ड्रेसर करके उभर आएंगे। अभी ऐसे स्लफ वुंड है जो डायबिटिक वुंड है, तो अभी इसमें हमने कैडॉक्सिमर ऑइंटमेंट ऑलरेडी लगा दिया था, उसमें वो केक बनकर वो ड्रेसिंग के साथ नीचे गिरा हुआ था, आपने अब देखा। अभी ये जो स्लफ है उसको हम लोग डिब्राइड करेंगे, तो इसका जो स्लफ जो वाइट दिख रहा है और जो बोन है वो एक्सपोज्ड है। अलग अलग किस्म के कमर्शियल स्प्रे भी आते हैं जिसमें एंटीबायोटिक होता है, वो स्प्रे भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ताकि वो स्टराइल रहे। अगर आप देखेंगे तो नीचे जो ग्रीन टॉवल है ये स्टराइल टॉवल है, तो ऐसे स्टराइल कंडीशन में ही ड्रेसिंग करना चाहिए। अगर आप देखेंगे स्टराइल ग्लोव्स पहन के रखे हैं हमने, तो वो सब जो भी आपको देखो, वो स्प्रे मारने वाला आदमी भी
ग्लोव स्टेराइल डाल के ही ये सब कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो स्लफ को फोर्सेप्स से पकड़कर सीजर से कट करते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग कैडोक्सोमर ऑइंटमेंट डाल के ड्रेसिंग कर सकते हैं। और ये ड्रेसिंग 48 घंटे के बाद हम निकाल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑइंटमेंट्स यूज होते हैं। तो और उसके बाद अगर हम इस जख्म को, जब वो रेड होने लगती है, फिर हम इसको वैक्यूम असिस्टेड सक्शन या नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, देखो अगर हमको कैडोक्सोमर यूज करना है तो इस तरह से पूरा वुंड को भरने तक उस ऑइंटमेंट को डालना है, ताकि वो जख्म को मॉइस्ट रखता है और डीस्लफिंग भी होता है। लेकिन जख्म की जो गहराई है उसको भरना है तो हमको वैक्यूम असिस्टेड सक्शन, जैसे ही जख्म में स्लफ कम हो जाएगा हम उसको लगा सकते हैं, और फिर इस वुंड को हम क्लोज करके ऑफलोडिंग करके इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो का जो मैं बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि क्रॉनिक वुंड को, डायबिटिक वुंड को हम कैसे यूज करें। अभी देखो वो जो उसके ऊपर हमने गॉज डाला है, पैराफिन गॉज, वो नॉन एडेसिव है, लेकिन इस ऑइंटमेंट में ये खासियत है कि ये भी एक्सुडेट को ऑब्जर्व करता है और जख्म को स्टिक भी नहीं होगा। व्हेन नेक्स्ट टाइम वी रिमूव तो पेन कम होगा पेशेंट को। तो इसी तरह से ये ड्रेसिंग की जाती है। अभी ये जो है ये प्राइमरी ड्रेसिंग है जो हमने की है। अभी इसके ऊपर हम गैमजी पैड लगा रहे हैं और सेकेंडरी ड्रेसिंग करके क्रेप बैंडेज लगाएंगे गैमजी रोल के ऊपर, फिर क्रेप बैंडेज लगाएंगे। ये गैमजी रोल लगा दिया हमने। और ये सेकेंडरी ड्रेसिंग क्रेप बैंडेज से हम लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि हम उसको क्लिप्स जो है, जो दिख रही है वो नहीं लगा रहे हैं, उसको हम स्टिकिंग प्लास्टर लगाएंगे ताकि पेशेंट को दर्द नहीं हो। अभी इसके बाद हम ये देखेंगे कि जख्म को ड्रेसिंग करने के लिए हमको तैयारी कैसे करनी है। तो पहले तो पूरी दुनिया में ये बातचीत चल रही है कि जख्म को ठीक करने के लिए पहले आपको हाइजीन यानी स्वच्छता, यानी हमारे से पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो, पेशेंट का इन्फेक्शन हमको नहीं हो, एक पेशेंट का दूसरा पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो उसके लिए हमको हमारी पर्सनल हाइजीन, हमारे हाथों की स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना है, और ऐसे कुछ औजार पहनने हैं जिससे हमारे से इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं जाए और पेशेंट का हमारे को नहीं आए। उसके लिए हमको हाथ को साफ करना है, पानी, स्वच्छ पानी से आपको साबुन या बीटा स्क्रब या और तत्सम कोई भी दवा लेकर हाथ को पूरे कोने तक साफ करना है 2-3 बार अच्छी तरह से। उंगलियों के बीच में भी उसको अच्छी तरह से साफ करना है, और उसको बगैर कोई टच करे बाद में अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है या बड़ी ड्रेसिंग करनी है तो आपको पहले
हाथ धोने के बाद इधर उधर हाथ नहीं लगाने का, ना पेशेंट को, ना पेशेंट के जख्म को या कोई और ट्रॉली को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आप स्टराइल हैं। स्टराइल होने के टाइम, हाथ धोने के टाइम अपनी अंगूठियां, जो भी ब्रदर या नर्सेस नेल्स डाल रहे हैं आर्टिफिशियल, ये सब निकाल के आपके हाथ को धोना है। आप उसी को लेकर हाथ धोएंगे तो वो सही नहीं होगा। और उसके बाद आपको फिर से एक बार हाथ धोने हैं अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है, या जख्म बड़ा है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का बड़ा जख्म है, हाथ पैर में बड़े बड़े जख्म है, तो आपको पूरा प्रोटेक्शन गियर डालना है। ये प्रोटेक्शन गियर का मतलब क्या है कि ये ऐसा गियर होता है जिसमें आपका नाक, आंख, सर, बॉडी के ऊपर ऐसे चीजें डालनी पड़ती है ताकि एक दूसरे का इन्फेक्शन एक दूसरे को नहीं जाए। ये कैसे करने का, तो ये चीजें उपलब्ध है, जैसे कि ग्लव्स, गाउन्स अलग अलग प्रकार के, फेस मास्क, गॉगल्स, क्योंकि भी आप ड्रेसिंग के टाइम ब्लड अगर या पस निकल के आपके आंखों में नहीं चला जाए, इसके लिए गॉगल्स, मास्क, हेड कवरिंग्स और बूट। अगर आप ओटी में जा रहे हैं तो आपको सर्जिकल चप्पल या शूज डालना पड़ेगा। तो शुरू में ये हाथ धोने के बाद ये सब तैयारी रखना है, अपना ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तैयारी करके आपको फिर से आपका मास्क डालना है, आपका कैप डालना है, गॉगल्स डालना है, और फिर हाथ एक बार धो के गाउन को डालना है। गाउन को नो टच मेथड से डालना है, किसी दूसरे चीज को हाथ नहीं लगा के गाउन को डालने का एक तरीका होता है। फिर अपने ग्लोव्स डालने हैं और फिर ड्रेसिंग करना है। तो उनको ये सब चीज़ों की, ये जो जो चीज़ें हमने बताई है उसकी मालूमात होना ड्रेसर को ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ फटा हुआ दिख रहा है, जैसे ग्लोव्स फटा हुआ है या गाउन फटा हुआ है या जो भी है, तो उसको ताबड़तोड़ डिस्कार्ड करना है, क्योंकि आपको खुद को भी हानि हो सकती है। अगर पेशेंट को कुछ बीमारी है, बहुत तरह की वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो अगर आपका ग्लोव्स फटा हुआ है तो आपको भी हो सकता है। इसके लिए कोई भी फटा हुआ चीज नहीं पहनना है, उसको डिस्पोज करना है। जो भी चीज कंटामिनेटेड है ब्लड से, उसको भी आपको तुरंत डिस्पोज करना है। और आपका ड्रेसिंग होने के बाद जब आपके ये औजार आपने पहने हैं, जो इक्विपमेंट पहना है, इसको वर्क एरिया में जो भी डिस्पोजिंग प्लेस है, जहाँ पे येलो, रेड, ब्लैक कलर के थैलियाँ रखती है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, वो उस येलो या रेड थैली में आपको उसको डिस्पोज करना है। खास करके अगर ब्लड हो तो फिर रेड में करना है, या सिर्फ ग्लोव्स वगैरह डालना है तो येलो बैग्स में डालना है। उसी टाइम करना है, बाद में किसी और जगह डाल के उसको बाद में उठा के रखना, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। आजकल का जो गाइडलाइंस ये है कि आपको उतारते ही तुरंत उसी प्लास्टिक बैग में डालना जरूरी होता है। और ये सब चीजें कहाँ उपलब्ध है, जहां आपका वर्क एरिया है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आप वो निकाल के ढूंढ नहीं सकते इधर उधर घूम के कि किधर वो प्लास्टिक बैग है। आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि यह बायोमेडिकल वेस्ट मैं कहाँ पे फेंकने वाला हूँ, वो जगह कहाँ है, आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो इससे आप अच्छी तरह से पेशेंट की ड्रेसिंग कर सकते हैं, और पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, और पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेशेंट को या डॉक्टर को आपके ऊपर भरोसा होगा कि ये ड्रेसर अच्छा है, इसको समझता है कि ड्रेसिंग कैसे करना है। और इतना ही नहीं कि अगर ड्रेसिंग करते हुए उसे कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है तो वो ताबड़तोड़ डॉक्टर को बता देता है। इसमें उस ड्रेसर की खासियत समझ में आती है कि वो एक ट्रेन ड्रेसर है। और यही बताने के लिए इस मैं जो ये बोल रहा हूँ या ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप एक साइंटिफिकली बहुत ही अच्छे प्रकार से पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सके, और इससे पेशेंट को और आपको दोनों को लाभ होगा। थैंक यू।